नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 28 दिसंबर सोमवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1 पर स्वनिधि योजना। कोरोना के बाद भारत की इकोनॉमी को वापस पुनर्जीवित करने के लिए सरकार लेकर आई आत्मनिर्भर भारत। उसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, शहरी मामलों का मंत्रालय, उसने एक योजना लॉन्च की थी, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि, जहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स यानी सड़क विक्रेता, फेरी वाले, उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, जो इस फेरी वाले ने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ वापस चुकाना होगा बैंकों को, लेकिन उस पर सरकार द्वारा 7% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। यानी मान लीजिए बैंक ने सड़क विक्रेता को 14% ब्याज पे लोन दिया होगा, तो ये सड़क विक्रेता 7% ही देगा और सरकार अपने पॉकेट से 7% देगी। तो ऐसे तो बहुत सारे सड़क विक्रेताओं को ये लोन मिल चुका था। अब जनवरी 2021 में सरकार सोच रही है कि ये जितने सड़क विक्रेता हैं उनको डिजिटल पेमेंट की अवेयरनेस दी जाए कि आप कैसे अपना रॉ मटेरियल खरीदें, उसमें भी आप यूपीआई, भीम, नेट बैंकिंग ये सब यूज़ करो और ग्राहक को जो बेच भी रहे हो उधर भी डिजिटली पेमेंट एक्सेप्ट करो। ऐसी एक पूरा इनिशिएटिव लॉन्च होगा जिसका नाम है मैं भी डिजिटल। इससे फ़ायदा क्या हो सकता है भाई? डिजिटल पेमेंट्स को प्रोत्साहन मिले तो लेस कैश इकोनॉमी, कम नकदी वाली अर्थतंत्र बन सकती है। यानी जहाँ पर नकदी में, कैश में, रोकड़े में व्यवहार कम होते हों और ये इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप वगैरह से व्यवहार ज़्यादा होते हैं। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। ये ज़्यादातर जो सड़क विक्रेता होते हैं वो कैश में बिजनेस करते हैं, तो उनके पास कोई बैंकिंग हिस्ट्री नहीं होती कि वो महीने में कितना कमाता है, साल में कितना कमाता है। तो जब वो बैंकों से लोन लेने जाते हैं तो जल्दी से बैंक वाले लोन पास नहीं करते कि भाई तुम कितना कमाते हो, हम नहीं मालूम। ऑफकोर्स अभी तो ये स्वनिधि योजना में 10,000 रुपये दे दिए, लेकिन मान लीजिए उसको 10 लाख रुपए लेने हो कि मुझे रेस्टोरेंट के लिए कुछ नया बिल्डिंग बनवाना है, तो नहीं मिलेगा। तो अगर वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसकी पूरी एक हिस्ट्री बनती है कि हर महीने मेरा इतना इनकम था, तो इस हिसाब से मुझे इतना लोन आप दीजिए। बड़े बड़े लोन उसको आसानी से भविष्य में मिल सकते हैं, पहला। दूसरा फ़ायदा, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के चलते, फॉर्मलाइजेशन मतलब औपचारिकता बढ़े, सब कागज़ पे काम हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, दिख रहे हैं रिकॉर्ड पे, तो सरकार के लिए भी टैक्स सर्वेलेंस करना आसान हो जाता है। कुछ पान वाले भी 5-5 करोड़ कमाते हैं लेकिन इनकम टैक्स नहीं भरते, तो अब उन पर थोड़ी धीरे धीरे लगाम हो सकती है। अगर डिजिटल पेमेंट बढ़ेंगे तो नकली नोट, जाली नोट, काउंटरफेट नोट्स, उनका भी उपद्रव कम होगा। नोट के जरिए जो बैक्टीरिया, वायरस स्प्रेड हो सकते हैं वो भी, जर्म स्प्रेड भी कम होगा। आरबीआई का नोट छापने का खर्च कम होगा। तो ये सब फायदे हैं। सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट इकोनॉमी हो गई तो उसमें कुछ साइबर अटैक, हैकिंग, ये सब की चिंताएं भी हैं वगैरह। लंबी चौड़ी चर्चा हो सकती है, मत दैट इज़ द आइडिया। तो पेज 1 पर सिर्फ ये एक समाचार काम के थे कि पीएम स्वनिधि योजना के स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल पेमेंट की अवेयरनेस दी जाएगी। उसके अलावा पेज 1 पर जितनी चीज़ें, उसमें एक पैसे का भी कुछ काम का नहीं। वही किसान कोरोना जारी है। और कल इंडियन एक्सप्रेस ने जो एक इन्वेस्टिगेशन सीरीज शुरू की थी कि पिछले 20 साल में जो सीबीएसई बोर्ड के टॉपर थे वो आज की तारीख में क्या कर रहे हैं, वही सब यहाँ पर बड़ी बड़ी उसकी कॉलम बनाई, लेकिन उसमें से कुछ भाई ये कुछ इसकी उपयोगिता नहीं। फिर एक आध क्रिकेट मैच में रिहाने ने सेंचुरी मारी उसकी, लेकिन ये भी एमसीक्यू कोई खास बनता नहीं। कोई बहुत बड़ी टूर्नामेंट जैसे वर्ल्ड कप में क्या हुआ हो तो देखने की चीज़ है। उसके बाद पेज 2 अनुसंधान में कुछ काम का नहीं। पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में कुछ काम का नहीं आया। आज पेज 4 में भी कुछ काम का नहीं आया। पेज 5 कांग्रेस का स्थापना दिवस। 28 दिसंबर 1885 को एक इंडियन सिविल सर्विसेज, मतलब अंग्रेजों के ज़माने में जो आईएएस ऑफिसर रहते थे उनके डेजिग्नेशन रहते थे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। उसके एक ऑफिसर एओ ह्यूम ने कुछ भारतीय लोगों के साथ मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। तो 2020 में उसे करीब 136वीं उसकी सालगिरह एनिवर्सरी है। हालांकि इस मौके पर भारत में उसका कुछ समारोह करने की जगह राहुल गांधी विदेश में घूमने चले गए हैं, ऐसा एक न्यूज़ जो हमारे लिए काम का नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में कहा कि हमने विदेशी चीज़ों की जगह स्वदेशी चीज़ों को अपनाना चाहिए, लेकिन वो तो आत्मनिर्भर भारत में वो पहले भी कह चुके, तो ये कोई नई चीज़ एग्ज़ाम के लिए बनी नहीं। फिर हम चले पेज 6। पेज 6 पर आज जितने भी कॉलम है कुछ काम का नहीं। लेफ्ट साइड पर जो 2-2 पैराग्राफ के छोटे कॉलम रहते हैं उसमें वही सब कोरोना की बात चल रही है। फिर ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के ब्रेग्जिट ट्रेड डील की बात चल रही है, जिसमें कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जोरदार मुद्दे नहीं। बड़े कॉलम में एक कोरोना के बाद इकोनॉमिक रिकवरी की बात है। अब इधर करीब 3,000 शब्दों में उसने ये लिखा है कि कैसे आरबीआई इकोनॉमी को वापस खड़ा करने के लिए लोन सस्ते करवा रही है, रेपो रेट को कम कर रही है,
लेकिन उसके चलते इतना ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ गया, लेकिन बाज़ार में चीज़ वस्तुएं नहीं हैं उतनी, तो अल्टीमेटली महंगाई बढ़ सकती है। और ऐसा इन्फ्लेशन कंट्रोल करना 2021 में आरबीआई के लिए बड़ी चुनौती होगा। बस यही चीज़ उसने लंबी चौड़ी बार बार घूम घूम के लिखी है, जिसका कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है, आगे बढ़ो। 25 दिसंबर क्रिसमस के न्यूज़ में मैंने आपको बताया था बीमा कोरेगांव मसला क्या है। अब क्योंकि वो 1 जनवरी को होने वाला है, तो मैंने आपको कहा था वो कंटिन्यूसली उसकी 1-2 कॉलम चलती रहेगी। तो ऐसा ही वो वापस एक कॉलम लिखा गया है कि उसमें 1-2 लोगों को जेल में, पिछली जो 2018 में धमाल हुई थी उसके बाद जेल में रखा था, उन अंडर ट्रायल लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और भारत की जेलों में अंडर ट्रायल जो अपराधी हैं उनके सब राइट्स की रक्षा हो, उनको न्याय मिले वगैरह, लंबी चौड़ी चीज़ चल रही है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जोरदार मुद्दे हैं नहीं। पेज 7 पे चले, 3 कॉलम है और 3 में से एक भी एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। यूरोप के लोग जब अमेरिका गए तो उन्होंने वहाँ के स्थानिक रेड इंडियंस या अमेरिकन इंडियंस, उनका बहुत ही शोषण किया था। उसकी पूरी लंबी चौड़ी कॉलम लिखी जो काम की नहीं। फिर दूसरी कॉलम है राम माधव द्वारा कि जम्मू कश्मीर में वो जो डीडीसी चुनाव हुए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास मुद्दे नहीं। तीसरा कॉलम की ये पिछले 1 साल में जो कोरोना था उसमें से हमने क्या सबक लिया वगैरह, लेकिन वो कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आज एक भी कॉलम ऐसा नहीं कि जिसमें पढ़ के हम कि हाँ ये मुद्दा है एग्जाम में लिख सकते हैं, ऐसी कोई जोरदार बातें है ही नहीं आज। पेज 8 राशि भविष्य में कुछ काम का नहीं। पेज 9 पर्सन इन न्यूज़ में इंडियन डांस हिस्टोरियन, नृत्य का इतिहास लिखने वाले सुनील कोठारी, जो पद्मश्री भी जीते थे, कोलकाता की किसी कॉलेज में प्रोफेसर भी थे, उनका देहांत हो गया है। दूसरे एक ज़रूरी समाचार, कुछ दिनों पहले हमने केस स्टडी देखी थी कि कैसे एक शेड्यूल कास्ट पर्सन ने अपनी सरनेम में कुछ लिखवाया था, क्षत्रिय वाला सरनेम लिखवाया था, और फिर लोगों ने उसके साथ मारपीट की कि क्यों तुमने ऐसा लिखा है। तो केस स्टडी में प्रश्न ये था कि आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, तो ऐसा जो कास्टिज़म चल रहा है, वायलेंस चल रहा है, एट्रोसिटी अगेंस्ट द दलित, उसके खिलाफ लड़ने के लिए आप क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया नियम बनाया है जहाँ लिखा गया है कि कई बार लोग अपने व्हीकल के नंबर प्लेट पे अपनी कास्ट लिखते हैं, तो अब से अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। पेनल्टी ऑन राइटिंग कास्ट ऑन द व्हीकल नंबर प्लेट्स, ऐसा यूपी सरकार ने नियम बनाया। हाँ, तो ऐसे सब चीज़ें भी कर सकते हैं ताकि ये जो बहुत ज़्यादा आउटवर्ड माचोइज़म दिखा के फिर सौहार्द जो बिगाड़ा जाता है वो थोड़ा कम हो सके। वही सब मणिपुर वगैरह में इंसर्जेंसी की समस्या जो मैंने पहले भी बताया था, एक बार में इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा ख़त्म करो। लव जिहाद के बारे में हाई कोर्ट का कुछ नया जजमेंट, लेकिन ये ज़्यादातर हाई कोर्ट के लव जिहाद जजमेंट में बात असल में क्या आती है कि हाँ, जो वयस्क लोग हैं अपनी मर्ज़ी से अपने पसंदीदा साथी के साथ शादी कर सकते हैं। अल्टीमेटली वही जजमेंट में सब लिखा होता है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था झारखंड में पत्थलगड़ी मूवमेंट, जहाँ पर गांव वाले ये बोल रहे थे कि ये 5th और 6th शेड्यूल एरिया के हिसाब से और पेशा एक्ट के हिसाब से हम एक स्वायत्त चीज़ हैं और यहाँ बाहर के लोगों को आने की अनुमति नहीं है। अब ऐसा ही मिलती जुलती माहौल छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह पाया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, उन्होंने किसी जगह पर अपना कैंप लगाया था माओवादियों के सामने, उनको लड़ने के लिए ऑपरेशन करने थे, लेकिन गांव वाले विरोध करने लगे कि आपने ये जो कैंप बनाया है वो हमारे धार्मिक स्थलों के बहुत करीब है, तो इसको हटा दीजिए वगैरह। हालांकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कहना है कि बीएसएफ अपना काम कर रहा है और ये तो माओवादी ही कुछ गांव वालों को उकसा रहे हैं ऐसा सब खेल करने के लिए ताकि ऑपरेशन सही से ना हो सके। हाँ, तो उसकी भी केस स्टडी तो बना सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप बीएसएफ कमांडर के रूप में क्या करेंगे या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एसपी के रूप में क्या करेंगे। पेज 10 पे चलें, एक्सप्लेन सीरीज़। एक तो बढ़िया इंग्लैंड के अंदर वायरस का म्यूटेशन हुआ जो कुछ काम की नहीं। दूसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है कि संविधान के आर्टिकल 174 के हिसाब से गवर्नर राज्य के विधानसभा विधान परिषद के सेशंस को समन करता है। साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए, हर 6-6 महीने पर एक बार, ऐसे कुछ नियम हैं। और इस सेशन की तारीख क्या होगी, कब उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आर्टिकल 163 के हिसाब से गवर्नर ने ये सारे निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करने होते हैं, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जब चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह लेना ज़रूरी नहीं। फॉर एग्जांपल सीएम की खुद की मेजोरिटी चली गई हो या उसके सामने नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास का प्रस्ताव आने वाला हो, तो सीएम तो यही बोलेगा नहीं, सेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो भी गवर्नर ऐसी परिस्थिति में अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करके, विवेकाधीन सत्ताओं का इस्तेमाल करके सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते। अब कंट्रोवर्सी इसलिए चल रही है क्योंकि केरला के सीएम बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने वो जो 3 फार्म लॉज पास किए हैं उसकी चर्चा के लिए
विधानसभा का वापस से आप स्पेशल सेशन बुलाइए, लेकिन गवर्नर ऐसा करने से मना कर रहे हैं। गवर्नर के अपने कारण हो सकते हैं कि कोरोना नहीं करना है, या फिर कि क्योंकि वो केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा अपॉइंटेड है तो फिर वो ऐसी दखल दे रहे हैं। ऐसी सब तू में की कंट्रोवर्सी चल रही है। मेंस पेपर 2 में एक मुद्दा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। तो जब जब ऐसी सब परिस्थितियों का निर्माण होता है तो सहकारी संघवाद जोखिम में आता है। गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स का ज़्यादा उपयोग करे, पर्टिकुलरली ऐसे राज्यों में जहाँ पर केंद्र की रूलिंग पार्टी के अलावा वाली सरकारें हों, तब ये सब चुनौतियाँ हैं। हमने स्पेसिफिकली ऐसा कि कांग्रेस ने ये कहा, केरला ने ये कहा, बीजेपी की ये तू में हमें चली, ऐसे नहीं, लेकिन आप ऐसे जेनेरिक टर्म्स में कि रूलिंग पार्टी कि केंद्र की रूलिंग पार्टी और दूसरी राज्य में अन्य पार्टियों की सरकारों वगैरह करके जेनेरिक टर्म्स में आप जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की चुनौतियाँ लिखते हैं तो ये सब कर सकते हैं। पेज 11 आइडिया एक्सचेंज। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा का इंडियन एक्सप्रेस ने इंटरव्यू लिया कि आगे बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और बहुत हिंसा होगी, तो आपने क्या कदम उठाएंगे वगैरह। टाइम हो तो पढ़ सकते हैं, वरना कोई बहुत इतना सारा पढ़ के उसमें से बहुत ज़ोरदार ज्ञान मिल जाए ऐसा कुछ दिखता नहीं। पेज 12 विश्व समाचार। विश्व समाचार में एक समाचार वीमेन सेफ्टी के बारे में। दिसंबर 2012 याद करो, दिल्ली में निर्भया गैंगरेप। उसके अंदर एक अपराधी किशोर था, जुवेनाइल था, टीनेजर था, तो उसे तो वो 2-3 साल की सज़ा हुई और 18 साल पर वो तो छूट गया, जबकि लड़की की तो हत्या कर दी थी। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे रेप, रॉबरी, मर्डर के केस आए जहाँ पर ऐसे जुवेनाइल लोग, किशोर या नाबालिग लोग अपराध कर रहे थे। उनसे लड़ने के लिए हालांकि 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कुछ सुधार किए गए थे कि अगर कोई, वैसे तो 18 ईयर या उससे ऊपर हो उसी को सीरियस सज़ा हो सकती है, उससे नीचे जो नाबालिग है उसको तो कम ही सज़ा होती है और फिर 18 साल पर छोड़ देते हैं। लेकिन 2015 में हमने कानून में संशोधन किया था कि 16 to 18 ईयर्स के भी जुवेनाइल होंगे, लेकिन अगर रेप, मर्डर जैसे सीरियस केस में पकड़े जाएंगे तो उनको भी एडल्ट के रूप में ट्राई किया जाएगा। मतलब उनको भी जो 14 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट देनी है जैसे कि वयस्क लोगों को, एडल्ट्स को मिलती है, वो उनको भी मिलेगी। हाँ, तो ऐसा अपना है कानून। चीन में सिस्टम क्या है? चीन में ट्रेडिशनली तो 16 ईयर या उससे ऊपर के सभी लोगों को वो क्राइम में एडल्ट के रूप में ट्रायल किया जाता है। फिर उन्होंने थोड़ा और स्ट्रिक्ट किया था कि 14 to 16 ईयर वाले भी पकड़े जाएं रेप, रॉबरी वगैरह में, तो उनको भी एडल्ट के रूप में ट्राई किया जाएगा। और अब तो और स्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं कि 12 से 14 साल के भी अगर कोई जुवेनाइल्स, किशोर पकड़े जाएँ और बहुत सीरियस क्राइम हो जैसे मर्डर वगैरह, तो उनको भी एडल्ट के रूप में जो सज़ा मिलनी चाहिए 14 साल या आजीवन या फांसी, तो वो उनको भी मिल सकती है। यानी कि चीन में जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, किशोरों में अपराधिकता बहुत बढ़ रही है, तो शायद उन्होंने ऐसे कदम उठाए होंगे। कुछ दिनों पहले याद करो, पाकिस्तान में भी कानून में सुधार किया कि रेपिस्ट का केमिकल कास्ट्रेशन यानी दवाइयाँ देकर उसे नपुंसक बना दिया जाए, ऐसे स्ट्रिक्ट कानून बनाए जा रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे वीमेन सेफ्टी के बारे में, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बारे में पेपर 1, 2 और 4 में लिखने लायक चीज़ें। हालांकि इधर भी कुछ लोग इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन IEC की पीपूड़ी बजाते हैं ना, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर गुलाब का फूल देने से ही व्यक्तियों का हृदय परिवर्तन हो जाता तो पुलिस को डंडा और बंदूक क्यों दी जाती है भाई। पेज 12 वर्ल्ड समाचार में बाकी वही सब, कोरोना वैक्सीन की चर्चा। नेपाल में प्रचंड धमाल जारी है, तो अब चीन ने अपने नेताओं को वहाँ पर भेजा है। बांग्लादेश के रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को, वो एक दूसरा आइलैंड था, कौन सा, भाषण 4, वहाँ पर भेजा जा रहा है। अफ़गानिस्तान में बहुत सारे किसान अफ़ीम यानी ओपियम की खेतीबाड़ी करते हैं और ईरान उसको स्मगल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस उनको मार देती है, तो उनकी विधवाओं को क्या समस्या आ रही है उसकी बड़ी कॉलम। लेकिन ये सब इतना कुछ काम का नहीं। पेज 13 पे चले, इकोनॉमी। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। ज़ीरो कूपन बॉन्ड मतलब, मान लीजिए मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, मुझे कर्जा चाहिए तो मैं बॉन्ड इशू करूँ। सामान्य परिस्थिति में बॉन्ड ऐसे इशू करते हैं कि मान लो 120 रुपये का बॉन्ड है और उसके ऊपर मैं लिखूँ +8% इंटरेस्ट के साथ मैं आपको पैसा वापस करूँगा, आप मुझे अभी कर्ज में पैसा दीजिए। लेकिन ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड ऐसे होते हैं कि उस पर इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया होता कागज़ पे। कागज़ पे सिर्फ इतना लिखा हो, मान लो 120 रुपये का बॉन्ड और 5 साल के लिए है, लेकिन उस पर ब्याज मैंने लिखा ही नहीं हो और मैं आपको दे दूँ, तो इसे हम कहें ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। अब प्रश्न है, तो ऐसा तो कोई बेवकूफ़ ही खरीदेगा अगर जीरो इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन असल में ज़ीरो कूपन बॉन्ड को डिस्काउंट पे बेचा जाता है। उसकी फेस वैल्यू या इसे जब कहें पार वैल्यू, मान लीजिए कागज़ पे मैंने लिखा 120, लेकिन मैं आपको बेचूंगा वो 100 रुपये में, और फिर कुछ वर्षों के बाद आपसे मैं वापस खरीद लूँगा फेस वैल्यू पर 120 रुपये पर, तो आपको 20% प्रॉफिट या 20% इंटरेस्ट कमाने को मिलेगा। तो सामान्य परिस्थिति में ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स ऐसे होते हैं
कि फेस वैल्यू के डिस्काउंट पर बेचे जाते हैं और ओरिजिनल वैल्यू पर, फेस वैल्यू पर वापस उसको खरीद लिए जाते हैं। ये एक मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा है बासेल 3 नॉर्म्स और बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन। स्विट्ज़रलैंड के बासेल शहर में बैंकिंग सुपरविजन के लिए एक कमेटी है। उन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार बनाए, तो हम उसको बोलते हैं बासेल 3 नॉर्म्स। अब उसमें कुछ ऐसा लिखा है कि बैंकों में जितनी जितनी बैड लोन्स बढ़ती जाएं उस हिसाब से उन्होंने अपना कैपिटल और जमा करना होगा। तो स्वाभाविक है, भारत की सरकारी बैंकों में तो बहुत ज़्यादा बैड लोन्स हैं, तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा कैपिटल उसके सामने जमा करना होगा। कैपिटल मतलब शेयर बॉन्ड जारी किए जाएं और उससे जो पैसा उन्होंने बटोरा, वो डिपॉजिट में कितना पैसा आ रहा है बैंक में, उसके साथ ये सरोकार नहीं है बासेल की फार्मूला का। हाँ, तो क्योंकि भारत की सरकारी बैंकों में बैड लोन ज़्यादा है तो उन्होंने ज़्यादा कैपिटल जमा करना होगा। लेकिन उसमें भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे बड़े सरकारी बैंक, वो तो बाज़ार में अपने शेयर बॉन्ड जारी करें, लोग जमकर खरीदेंगे। लेकिन पंजाब एंड सिंध बैंक और ऐसे दूसरे खोपचे वाले बैंक, उसका तो कोई इन्वेस्टमेंट उसमें करेगा नहीं। तो जिम्मेदारी फिर भारत सरकार पे आती है कि वो इन बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन यानी पुनः पूंजीकरण करे। अब सरकार भी उसके लिए बाजार में कुछ बॉन्ड इशू करे और वो भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करेंगे, तो सरकार की खुद की फिजल डेफिसिट यानी राजकोषीय खात बढ़ जाएगी। और वो तो पहले से ही प्रॉब्लम में चल रहे हैं कि इनकम टैक्स और बाकी टैक्स में कोरोना के चलते आमदनी कम है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन के नाम पे राज्यों को पैसा देना है, वगैरह वगैरह। तो सरकार ने एक इनोवेटिव तरीका यहाँ पर इजाद किया है कि हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड इशू करते हैं, लेकिन ये ऐसे ज़ीरो कूपन बॉन्ड जिस पर हम कुछ भी ब्याज नहीं देंगे। मैंने आपको आगे भी बताया कि सामान्य परिस्थिति में क्या होगा, ज़ीरो कूपन बॉन्ड को डिस्काउंट पे बेचेंगे और फेस वैल्यू पे खरीदेंगे। लेकिन ये स्पेशल टाइप के ज़ीरो कूपन बॉन्ड भारत सरकार जारी करने जा रही है, जिसको वो फेस वैल्यू पे ही बेचेंगे और फेस वैल्यू पे ही वापस खरीदेंगे। मतलब 120 लिखा हो तो 120 पे ही बेचेंगे और 120 पे ही समझो 5, 10, 15 साल के बाद वापस भी ले लेंगे। तो इन्वेस्टर है उसको इसमें एक भी रुपया प्रॉफिट का या इंटरेस्ट का कमाने को नहीं मिलेगा। तो प्रश्न होता है फिर तो कोई बेवकूफ़ ही खरीदेगा इसे। असल में वो गेम ऐसा चल रहा है कि इसकी टोपी उसके सर पे करके कागज़ पे दिखा दे कि हम कैसे बासेल 3 नॉर्म्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं। तो मैकेनिज्म जो ऊपर ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा है कि भारत सरकार पंजाब एंड सिंध बैंक को ही ऐसे ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स फेस वैल्यू पर बेचकर फेस वैल्यू में वापस खरीदेंगे ऐसा चिपका रही है, और उससे जो उनको करीब 5,500 करोड़ रुपए की रकम आएगी, शायद उसी से सब सरकारी बैंकों का या कम से कम ये पंजाब एंड सिंध बैंक का रिकैपिटलाइजेशन कर देंगे। तो मतलब डिपॉजिट का जो पैसा आया उसी को आप कैपिटल के रूप में दिखा दो, ऐसी पूरी ये गेम चल रही है। वो असल में कैसे हो रहा है और पूरी कंट्रोवर्सी हमारे काम के नहीं, दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो बासेल 3 नॉर्म्स क्या था समझ लिया, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स सामान्य रूप से कैसे काम करते हैं वो समझ लिया, और ये खास केस में कैसे किया गया वो हमने समझ लिया। दैट्स ऑल। जीएसटी के बारे में समाचार। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। व्यापारी को उसने जितना पिछले स्टेज में रॉ मटेरियल खरीदा हो, इनपुट खरीदा हो, और फिर सामने उसको प्रोसेस करके आगे ग्राहकों को बेच रहा है, तो जितना भी उसने पीछे इनपुट खरीदा था उस पर उसने जितना जीएसटी पे किया था वो सब उसको क्रेडिट में माइनस मिल जाता है। मतलब मान लीजिए आपने अपने ग्राहक को मोबाइल बेचा जिस पर 18% जीएसटी लगता हो, तो 100 रुपये का मोबाइल प्लस 18 रुपये का जीएसटी, 118 रुपये आपने ग्राहक से कलेक्ट किए। तो वो सारे 18 रुपये आपने भारत सरकार में जमा नहीं करने हैं, क्योंकि उसके पिछले वाले स्टेज में आपने जितना जितना खर्चा किया वो अपनी दुकान और ये बिज़नेस चलाने के लिए, और उसके लिए आपने दूसरे लोगों को जीएसटी पे किया हो, उतना माइनस करना है। इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे वो पेटीएम में फ़ोन रिचार्ज करने पर हमको कैशबैक मिलता है, इधर ऐसा ही इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी मिलता है। पाया गया कि बहुत सारे स्कैमस्टर नकली कंपनियां बनाकर, बोगस बिल बनाकर ऐसे फर्जी में बहुत सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं। तो सरकार ने ऐसा नियम बनाया कि ऐसी कंपनियां जिनका एनुअल टर्नओवर 6 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उन्होंने मिनिमम 1% जीएसटी लायबिलिटी कैश में पे करनी होगी। उससे फ़ायदा क्या होगा, वो पूरा जो फर्जीवाड़ा आजकल चलता है, किसी भी गरीब आदमी को बेवकूफ़ बनाकर उसका आधार कार्ड की जेरोक्स निकलवा दो और उससे कंपनियां बना दो, और फिर उसकी मदद से ऐसे नकली बिल बनाकर पूरी ये जो स्कैम किया जाता है, सर्कुलर ट्रेडिंग, इनवॉइसिंग, आईटीसी फ्रॉड्स, उस पर थोड़ी लगाम लगे, क्योंकि वो फ्रॉडस्टर ने भी कम से कम थोड़ा तो पैसा कैश में जमा करने के लिए आना होगा, तो सब ट्रेस कर सके। अब वो क्या, क्यों, कैसे काम होता है वो पूरा डिटेल में हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्ज़ाम यहाँ तक नहीं तैयार कर रहे हैं। एक आध लाइन में कि ये पेइंग 1% जीएसटी इन कैश, उसका क्या उद्देश्य है, तो जवाब उद्देश्य क्या है, ये आईटीसी के जो फ्रॉड हो रहे हैं उसको लगाम लगाने के लिए ये किया जा रहा है। फिर केंद्र सरकार की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ये व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, अगर आपका एक्सपायर हो रहा हो लेकिन कोरोना के चलते आप रिन्यू कराने नहीं जा सकते, तो 31 मार्च तक उसको एक्सटेंड किया है।
बाकी इकोनॉमी में जितने भी आज समाचार है वही जैक मा और चाइनीज़ एजेंसी की तू में वगैरह कुछ काम का नहीं। पेज 14 स्पोर्ट्स, कबड्डी के एक प्लेयर अजय ठाकुर का इंटरव्यू है। आप जानते हैं कबड्डी में भी आप कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल का इनाम जीतें तो आपको सरकारी नौकरी दी जाती है। तो इस तरह ये अजय ठाकुर को हिमाचल प्रदेश में डीएसपी की नौकरी मिली है। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक तो ये पुलिस की नौकरी होती है, फैमिली की जिम्मेदारी है, कोरोना क्राइसिस भी चल रही है, तो मैं ठीक से प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहा। मेरी 34 ईयर्स की एज हो गई। बॉडी फिट रखने वाली कसरत तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन प्लेयर बनने वाली फिटनेस मैं नहीं कर पाया। मेरा ये पूरा साल बर्बाद हो गया। इसमें से हमने सबक लेना है। मैं फिर से दोहराता हूँ, बॉडी फिट रखने वाली एक्सरसाइज में कर पाया, लेकिन प्लेयर बनने वाली एक्सरसाइज में नहीं कर पाया। आप में से कई लोगों को ये चीज़ लागू होती है। ऐसे ही मौज में आके हवा में आप ये लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी मैंने देख ली, तो वो बॉडी फिट रखने वाली एक्सरसाइज है। वो प्लेयर बनने वाली, मतलब प्रीलिम मेंस इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे, आईएएस बन के दिखाए, उस लेवल की सीरियस प्रिपरेशन करनी है आपने। प्लेयर बनने वाली फिटनेस मतलब मान लीजिए आप कहते हैं मैंने ये बुक ख़त्म की, तो उसमें से अगर 10 एमसीक्यू बनाए जाए, कम से कम 5 आप सही टिक कर पाओ, तो वो प्लेयर बनने वाली कसरत आपने की है। तो ऐसी तैयारी आप करते रहिए। और ये था आज का न्यूज़पेपर।